नमस्कार। बाखबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बाखबर में चर्चा होगी, विपक्ष आखिर चाहता क्या है। दरअसल एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने दोबारा से पुनरीक्षण शुरू किया है। घर घर जाएंगे बीएलओ, और साथ में बार बार जो चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो वोटर के नाम काट रहा है, कांग्रेस उन पर तो ये आरोप लगा रही, बिहार का आरोप देते हुए बिहार में कि 60 लाख वोट काटे गए। तो बहुत सारे सवाल इस बात पे उठ रहे हैं कि आखिर ये नाम कहाँ कट गए, कैसे कट गए। विपक्ष कटघरे में खड़ा कर रहा है पूरी चुनाव आयोग की प्रोसेस को, और चूंकि चुनाव आयोग अब एक लंबा एक अभियान शुरू करने जा रहा है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण का ये अभियान है और लंबा अभियान है। सबको मौका दिया जाएगा इसमें, और घर घर जाकर एक सूची तैयार की जाएगी ताकि ये जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष, उनसे बचा जा सके। और ऐसी निष्पक्ष सूची जिस पर सभी सहमत हो, जिस पर किसी तरह के आरोप ना हो। तो इन सब पर चर्चा हुई, लेकिन सुनते हैं इस मसले को लेकर किसने क्या कहा। एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, लेकिन मैं इसको मानता हूं सिलेक्टिव इंटेंसिव रिमूवल। मतलब चयन करना, गहन रूप से चयन करना और वोटर लिस्ट से नाम हटाना। चुनाव आयोग ने हर साल स्पेशल समरी रिवीजन एसएसआर करता आया है, तो क्यों आवश्यकता पड़ी आपको एसआईआर की? मतलब आपकी जो प्रक्रिया हर साल आप चुनाव नाम जनवरी में घटाना बढ़ाना करते थे, उसी को लेके आपको विश्वास नहीं है। मतलब आपकी प्रक्रिया में ही आपको विश्वास नहीं है, तो जनता को कैसे विश्वास होगा? तो एसआईआर को लेकर लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है, और आप ये देखिए, यहाँ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने जो कह दिया है कि ये जो है सिलेक्टिव इंटेंसिव रिमूवल है। मतलब एक उन्होंने नया एसआईआर की एक नई इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दे दी है। तो बड़ा बवाल मचा हुआ है एसआईआर को लेकर, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं लगातार एसआईआर को लेकर। तो इसी पर आज चर्चा होगी, और चर्चा के लिए एक बेहद अनुभवी विशिष्ट पैनल आज हमारे साथ स्टूडियो में है। चर्चा शुरू करने से सबका मैं आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन ये चूंकि एसआईआर को लेकर जो बार बार सवाल उठ रहे हैं, जो विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, उसको लेकर चुनाव आयोग तो पहले स्पष्ट कर ही चुका है कि इस बार की जो स्पेशल इंटेंसिव जो रिव्यू है, हम विशेष तौर पर इसमें बहुत अंतिम मतदाता तक जाएंगे। और आयोग तो ये तक कह रहा है कि हम एक मतदाता के पास 3-3, 4-4 बार जाएंगे। बीएलओ को इसके लिए ताकीद किया गया है। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटेलिजेंटली रूप से एक बड़ी चीज़ ये शामिल हुई कि कांग्रेस जो बार बार आरोप लगाती है कि साहब नाम काट दिए गए, इतने फर्जी नाम जोड़ दिए गए, और भी बहुत सारी बातें लगाती है, तो आयोग ने एक बढ़िया व्यवस्था ये की कि साहब आपके प्रतिनिधि भी अब इसमें शामिल हो। मतलब बीएलओ के साथ बीएलए भी, मतलब राजनीतिक दलों के बूथ लेवल जो एजेंट हैं, उनको भी इसमें शरीक किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये फाइनल सूची बनेगी तो अब शायद कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास ये आरोप नहीं रहेंगे ये कहने के कि साहब चुनाव आयोग ने मनमर्जी से लिस्ट तैयार कर ली, क्योंकि इसमें इनका भी इंक्लूजन है। खैर, अब हमारे साथ एक पैनल है। हमारे साथ जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। रमेश सिंह जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में कमल राठी जी भी हैं। फिलहाल चूंकि रमेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो पहला कमेंट मैं रमेश जी से ही लेता हूँ। रमेश जी, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? आ रही भैया, आ रही। रमेश जी, एसआईआर को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस तो बिल्कुल चुनाव आयोग को मानती नहीं है। चुनाव आयोग तो वो ये मान के चलती है कि ये तो भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहा है। चुनाव आयोग की अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी चुनौतियां हैं। वो कितना अमला उसमें लगता है एक मतदाता सूची बनाने में। इसके बावजूद विपक्ष ये कहता है कि ये तो 50 लाख मतदाताओं को हटाने का प्रोग्राम शुरू किया है। इस पर आपकी टिप्पणी? भैया, ये देखिए, ये इस मामले में बिहार से ये मामला उठा था जी, और इत्तेफाक से और सौभाग्य से ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में इसकी संवैधानिक समीक्षा हो गई, ये पूरी तरह से संवैधानिक है। इसकी कानूनी समीक्षा भी हो गई कि इसमें कहाँ कहाँ त्रुटियां हैं, कहाँ कहाँ नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाए, वहां एक भी सबूत नहीं दे पाई कांग्रेस कि यह इसमें नाम कट रहा है। बिहार में इन 50-60 लाख झूठे नाम कटने की जो आरोप लगाए थे,
वो मतलब बिल्कुल गलत पाए गए, तो कांग्रेस वहां पे एक्सपोज हो गई। अब पूरे देश में जो प्रक्रिया चल रही है, तो ये 2004 से अभी तक एसआईआर नहीं हुई। हर साल नाम जोड़ने और काटने की जो प्रक्रिया है वो सामान्य प्रक्रिया है। स्पेशल डिवीजन जो है वो 20 साल के बाद हो रहा है। तो ये इसमें इस स्पेशल डिवीजन में जो विदेशी लोगों ने नाम जुड़वा लिए है, बहुत सारे घुसपैठिए आ गए, उनने जुड़वा लिए है, और कोर्ट इसकी बहुत गहनता से जांच होगी। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें 5 लाख के करीब बीएलओ और 7 लाख के करीब जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता है। तो जब कांग्रेस का एक जो आरोप है कि 50 लाख नाम कटेंगे, तो आपके हर पोलिंग बूथ पे आपके एजेंट होंगे और आप पूरी प्रक्रिया आपके एजेंट के सामने से गुजरेगी, तो फिर कटने का कोई सवाल नहीं है। ये आरोप झूठा है, बेबुनियाद है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बिहार में जो चुनाव आयोग पे जो आरोप लगाए थे, तो बिहार में इस मुद्दे को जनता ने स्वीकार ही नहीं किया, पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। आज ये नॉन इशू बन गया वहां। तो इन्हें ये डर लग रहा है कि जैसे बिहार में नॉन इशू बना है ये, इसी तरह से पूरे देश में भी इसे कोई गंभीरता से नहीं लेने वाला, क्योंकि जब तक कोई ठोस सबूत ना हो। इनने जगह जगह ये आरोप लगाए लेकिन सबूत कहीं दे नहीं पाए, तो सबूतों के अभाव में ये नॉन इशू बन गया है। और कांग्रेस फ्रस्ट्रेट में है कि उसके सामने कोई मुद्दा नहीं है, उसके पास कोई मजबूत इशू नहीं है जिससे वो मैदान में उतर पाए, तो वो इसे धक्का धक्का के इशू बनाने की कोशिश कर रही है, जो लगभग नामुमकिन है बनना। ठीक बात, ये बात बिल्कुल ठीक बात है कि कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहती और वो ये बताना चाहती है कि ये मुद्दा हमारा मुद्दा है। खैर, एक बड़ा विशिष्ट और विद्वजनों का पैनल आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं आज जिस जगह बैठा हूँ वो आदरणीय जी, हमारे जो मैनेजिंग एडिटर हैं राघवेंद्र सिंह जी बैठते हैं, और चूंकि आज वो व्यस्तता की वजह से थोड़ा लेट हो गया, लेकिन वो आज हमारे साथ हैं और उनके अनुभव, उनके कमेंट्स वैसे ही आपको मिलेंगे। तो राघवेंद्र जी हमारे साथ हैं, बिल्कुल बगल में बैठे हैं। कमल राठी जी, सामाजिक कार्यकर्ता, इस मुद्दे को लेकर बार बार हमेशा अपने विचार राय रखते रहते हैं। कमल जी, प्रोग्राम में आपका भी स्वागत। और दिल्ली से हमारे नागेंद्र जी परमार जी सदा के साथ हमें जुड़ते रहते हैं। नागेंद्र जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं राघवेंद्र जी के पास जाना चाहता हूँ। सर, ये जो पूरा का पूरा जो एसआईआर का जो प्रक्रिया है, इसको लेकर एक तो कांग्रेस ये बताना चाहती है कि साहब ये जो हो रहा है हमारे दबाव में हो रहा है, और जो चुनाव आयोग है वो 50-50, 60-60 लाख नाम काट रहा। मतलब सुनने में ये आश्चर्य लगता है। बिहार में आरोप लगाया 60 लाख का, अब यहाँ मध्य प्रदेश में लेके वो कह रहे हैं 50 लाख नाम काटने का अभियान शुरू हो गया है। तो कांग्रेस कहती है कि हमारे दबाव में ये काम हो रहा है। मुझे लगता है कि दिल दहलाने के लिए अच्छा है गाली। कांग्रेस तो कहती है कि हम सरकार में आने वाले हैं लेकिन नहीं आ पाती। केंद्र में वो कहती है कि हम सरकार बनाएंगे लेकिन नहीं बना पाती। राज्यों की बात करें तो वो जब 3 राज्यों के चुनाव थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तब माननीय राहुल गांधी जी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश में हम भारी बहुमत के साथ सरकार में आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बन रही है और राजस्थान में थोड़ा सा कम ज़्यादा करके सरकार बनाएंगे, लेकिन तीनों जगह वो साफ हो गए। तो मैं इस पर नहीं जाऊँगा कि उनका राजनीतिक विश्लेषण कितना असरदार है, कितना वो राजनीति को जानते समझते हैं, लेकिन राजनीतिक पालने में उनका जन्म हुआ है। उनकी दादी देश के प्रधानमंत्री, उनके पिताजी प्रधानमंत्री, दादी के पिताजी देश के प्रधानमंत्री, तो राजनीति में वो पले बढ़े, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन राजनीतिक गणित में वो कितने माने सक्षम है, कितने पारंगत है, ये देश देख रहा है। खैर, मुद्दा ये है कि क्या एसआईआर की जो हम बात कर रहे हैं, वोटिंग जो लिस्ट है उसके रिवीजन की बात हो रही है। मैं सिर्फ इतना सा इसमें जोड़ूंगा, थोड़ा सा वक्त दूंगा, 1-2 मिनट का ज्यादा। दरअसल ये सब चीजें अमेरिका से चल रही हैं। अब चूंकि कांग्रेस कहती है कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी चला रही है, चुनाव आयोग बीजेपी चला रही है, लेकिन मैं बहुत भरोसे के साथ कहता हूं कि अमेरिका देश की राजनीति को चलाने की कोशिश कर रहा, भारत की राजनीति को। और अमेरिका ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, जिसे कहते हैं महाशक्ति, वो नंबर 1 पर रहना चाहता है। उसके इर्द गिर्द आने वाले किसी भी देश के साथ वो युद्ध नहीं करता। वहाँ की CIA जो संस्था है, एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, वो इन देशों में सत्ता बदलाव के प्रयास करती, षड्यंत्र करती है। तो भारत भी महाशक्ति में शामिल हो गया है, अमेरिका से आंख मिलाकर बात करता है। तो अमेरिका भारत से युद्ध करने के बजाय पाकिस्तान को श्रेय देता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने पाकिस्तान को 10-11 करोड़ डॉलर की मदद दिलवाई। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और हारे हुए सेनाध्यक्ष को बुला के खाना खिलाया डोनाल्ड ट्रंप ने,
तो ये वो बातें हैं जो बताती है कि अमेरिका भारत को कमजोर करने के लिए जो भारत के दुश्मन है उनसे हाथ मिला रहा है, और जो भारत के भीतर के ठीक है सर, पॉलिटिकल एक पार्टी थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, आपकी माइक में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी बात पूरी मैं लूंगा दोबारा से। कमल जी, चूंकि आप इस इश्यूज को लेकर पहले भी अपने पक्ष रखते आए हैं, एक तो एसआईआर को लेकर एक पूरा आपका समग्र दृष्टिकोण, ये कैसी ये प्रोसेस है, कितनी ये आवश्यक थी, कांग्रेस क्यों इसको इशू बना रही है, और क्या अब ये माना कि अब ये जो होगी मतदाता सूची फाइनल जो आएगी वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी? देखिए, IND24 मीडिया की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए एसआईआर पे घड़ी घड़ी प्रोग्राम दे रहा है, जिससे जनता जितना भी लाभान्वित हो सकती है बिल्कुल लाभान्वित हो रही है। मैं इसमें ये बताना चाहूँगा, बाकी चर्चा पे न जाते हुए, कि एसआईआर की प्रक्रिया क्या है। इंटेंसिव रिवीजन हमेशा ही होता रहता था, और अगर माननीय सिंगार जी है या अन्य भी जो भी एसआईआर पे प्रश्न करता है, तो मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, एक बार बहुत पहले मैंने चुनाव आयुक्त से भी किया था, कि आप वोटर कैसे बने, उनसे कौन से डॉक्यूमेंट लिए गए जिस आधार पे वो वोटर, खुद का वोटर कार्ड कैसे बना। क्योंकि पहले क्या होता था कि आदमी के घर बीएलओ जाता था, माँ बाप बताते थे कि बच्चा 18 साल का हो गया तो उसे वोटर वहीं पर बना दिया जाता था। बड़ी अच्छी प्रक्रिया थी। समय के साथ थोड़ा सा आदमी ने बदलाव हुआ, बीएलओ जगह पे बैठने लगे, घर जाना कम कर दिया, ये सब ठीक है, नियम में नहीं था, लेकिन अपने अपनी सुविधा से लोग काम करने लगे। तो उसमें बहुत सारे ऐसे नाम, जो आदमी शिफ्ट हो गया, कहीं किराए से रहता था शिफ्ट हो गया, कोई घर में ऐसे सीनियर पर्सन थे जिनकी डेथ हो गई, या आदमी अन्य किसी कारण से अपना प्रमोशन हो गया तो ट्रांसफ़र ले लिया, ऐसे कई कारणों से उसने छोड़ा, लेकिन उसका नाम वहाँ से कटा नहीं। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लाने का जो मकसद है वो ये मकसद है कि ऐसे जो नाम एक्स्ट्रा में हैं, जब हम कहते हैं कि 60% पोलिंग हुई, 70% पोलिंग हुई, हिंदुस्तान में 100% पोलिंग नहीं होती, तो भाई 10-20% जो एक्स्ट्रा नाम थे, जो कि कहीं रिपीटेड हैं, डेथ हो गई, ट्रांसफ़र हो गया, किराएदार थे खाली कर दिए, कभी आप बूथ पे देखेंगे तो कई लोग ऐसे मिलेंगे, और कुछ त्रुटियां भी होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं। तो इन सबको समाहित करके व्यवस्थित बनाने का प्रयास है। निश्चित तौर पर त्रुटियां तो रहती हैं, और उन्हीं को दूर करने का ये अभियान है। कांग्रेस भले ही इसको दूसरी दिशा में ले जा रही है, और ये हमेशा सामान्य सी एक प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग चुनाव के पहले हर बार करता ही करता है। सर राघवेंद्र जी, आपकी एक बात ये अधूरी रह गई थी, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप इस पूरे मसले को आप एक इंटरनेशनल जो एक कॉन्स्पेरेंसी हो रही है, या भारत को जो आपने महाशक्ति का जिक्र करते हो, अमेरिका का जो जिक्र आपने किया, जिस तरीके का प्रेशर अमेरिका डाल रहा है, उसको इससे जोड़ा। तो एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वास्तव में ये सब वहाँ से संचालित हो रहा है, क्या कांग्रेस उनके हाथ का खिलौना बनी हुई इस मसले पर? देखिए, मेरी जो बातें हैं, मैं ये नहीं कहता कि कोई मैं अमेरिका में हूँ या कोई खुफिया जासूस हूँ या मुझे बहुत सारी जानकारी है, लेकिन जो संकेत मिलते हैं, संकेत के आधार पर कांग्रेस ने कहा कि आयोग जो है, चुनाव आयोग, वो भाजपा का एजेंट है। लेकिन मैं तमाम वो संकेत आपको बता रहा हूँ नटशेल में, संक्षेप में, कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और भारत के उद्योग जगत में एक बम की तरह फटती है, और अडानी के पूरे शेयर नीचे आ जाते हैं, भारतीय शेयर मार्केट धड़ाम हो जाता है। ये भारतीय उद्योग जगत को नीचे गिराने की अमेरिकी साजिश थी, जो हिंडनबर्ग के थ्रू उसने खेली, और उसके लिए उसकी जुबान उसकी थी, मुंह बन गया भारत के विपक्षी नेता। उसके बाद आप देखिए, जॉर्ज सोरोस जो कुछ करता है वो यहाँ के विपक्षी दल बोलते। तो मेरा मानना ये, जो मैंने पहले कहा था कि CIA षड्यंत्र करती है, अमेरिका उसके द्वारा खेल खेलता है, और भारत में लंबे समय से अमेरिका ऐसा खेल खेल रहा है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो राष्ट्रवाद की सरकार है, उसको किस तरह से धाराशायी किया जाए। कांग्रेस के लोग उसकी टूल बन गए हैं। सबूत नहीं है, लेकिन संकेत यही बताते हैं कि जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है तो कांग्रेस संसद नहीं चलने देती, जब जॉर्ज सोरोस को बोलता है तो संसद नहीं चलने देती। अभी 2 दिन पहले खबर आई कि LIC के 33,000 करोड़ रुपए अडानी के शेयर में लगा दिए गए। LIC तो सब जगह शेयर लगाता है, लेकिन ये खबर आई अमेरिका से। अब देश में हल्ला शुरू हो जाएगा। तो उसी तरह ये हल्ला हो रहा है कि वोट चोरी किए जा रहे हैं चुनाव आयोग के, क्योंकि CIA चाहता है कि देश में राजनीतिक स्थिति कमजोर हो, देश में न्याय की स्थिति कमजोर हो, देश में चुनाव की स्थिति कमजोर हो, ताकि भारतीय लोकतंत्र को सही बात। और अच्छा, इसलिए वो लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे आपने जो जिक्र किया था, ये जितनी भी रिपोर्ट आती है बाहर से आती है, वास्तव में ये कांग्रेस का अभियान होता तो एक आध ब्रेकिंग ये भी तो करते। कहाँ ऐसा हो रहा है? मैं इसी पर कह रहा हूँ कि जब संसद में अमित शाह कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर,
तब कांग्रेस या विपक्ष विरोध नहीं करता। लेकिन बाहर वॉकआउट करने के बाद जब वो लौटते हैं तो फिर उसके बाद वो अंबेडकर के मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं, क्योंकि बाहर से उनको संकेत मिलते हैं। मैं जो कुछ घटना हो रही है, आप देखिए कि बिहार में जब चुनाव होते हैं और एसआईआर होता है तो कहते हैं कि चुनाव के एकदम पहले क्यों, ये तो चुनाव के काफी पहले होना चाहिए था। अब चुनाव आयोग ने इसको काफी पहले किया है 12 राज्यों में, तो कह रहे हैं इतनी कम समय, इतने जल्दी क्यों कर रहे हैं, अभी तो बहुत टाइम है। तो कुल मिलाकर सवाल खड़े करना संवैधानिक संस्थाओं के निर्णय पर। सही बात। एक अंतिम बात मैं जोड़ूंगा जी। कि जब बीजेपी की सरकार मोदी 2 बन रही थी, तब उन्होंने कहा था, कांग्रेस ने कहा था, हम सरकार बनाने की जल्दी में नहीं है। यानी उनको पता है कि वो सरकार बनाने वाले हैं। उनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ेंगे, नीतीश कुमार साथ छोड़ेंगे। सौभाग्य से, देश के सौभाग्य से किसी ने साथ नहीं छोड़ा और सरकारें ठीक चल रही है आपकी। सही बात। अब जब किसी को यदि भ्रम में रहना ही है तो उसका तो फिर किसी का कोई उसका कोई अच्छा दिन ठीक बात। नागेंद्र जी, इसमें आपकी टिप्पणी इसलिए लेना चाहते हैं कि एक तो आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और ये सब घटनाक्रम वहीं से शुरू होते हैं, और ये जो एटम बम है, चाहे हाइड्रोजन बम है, सब वहीं फटते हैं। वो ये अलग बात है कि ये फुस्सी साबित हो जाते हैं। इस पर आपकी एक टिप्पणी। देश में सत्ता पक्ष का देश के लोकतंत्र के प्रति, देश के जनहित के प्रति जितनी जिम्मेवारी और दायित्व होता है, उससे कतई भी थोड़ा बहुत भी कम विपक्ष का नहीं होता है। लेकिन विपक्ष अगर सकारात्मक है और अपनी इस जिम्मेवारी को समझे, एसआईआर के मुद्दे पे मेरे से पूर्व पैनलिस्ट बता चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी कानूनी और संवैधानिक जो थे वो उस पे मोहर लग चुकी है। एसआईआर के लिए काम करने वाली सबसे अंतिम कड़ी कौन? बीएलओ कौन? किसी प्राइवेट एजेंसी के लोग नहीं है, वो सरकारी कर्मचारी हैं जो नियम और कानूनों में और दायरे में बंधे हुए होते हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी भी गड़बड़ी करेंगे तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और दंडनीय कार्रवाई होती है। उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई का उन्हें सामना करना पड़ता है। और उनके साथ साथ सतर्क और सजग जो सत्तासीन या विपक्ष के जो बीएलए हैं, एजेंट होते हैं, बूथ लेवल एजेंट, जिन्हें सारी उस जानकारी होती है, वो साथ होते हैं, तो आप कैसे आशंका करेंगे उसकी किस तरह की होगी। और देखिए, जनहित का ये मुद्दा होता तो बिहार में इसके विरोध किया इसका विपक्ष ने, कितनी रैलियां निकाली है लोगों ने, आम आदमी ने कितने विरोध प्रदर्शन किया, आप मुझे बताइए इस बात को लेकर। जनहित के मुद्दे, और उसमें से आप जनहित हटा दीजिए, सिर्फ मुद्दा, और मुद्दा भी क्या, जबरदस्ती मुद्दा बनाने के प्रयास करना, और उसके लिए नैरेटिव या परसेप्शन देश में नहीं बाहर से बन के आए, जैसा कि राघवेंद्र जी का, बाहर से बन के उसमें आते हैं और फिर उसकी वाहवाही लूटते। ऐसा सिर्फ एसआईआर की बात नहीं है, राफेल विमान खरीद में घोटाला हो जाता है, यहाँ विपक्ष का आरोप लगता है, संसद नहीं चलने दी जाती, संसद में कहते हैं हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है, संविधान को खतरे में बता दिया जाता है, सारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं, सेना के पराक्रम पे सवाल उठा दिए जाते हैं, सेना दुश्मन देश के खिलाफ कार्रवाई करती है, आतंक के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो उसके सबूत मांगे जाते हैं। अगर इस तरह का विपक्ष है तो आप सोचिए किस तरह का विपक्ष है, और वो भी उन परिस्थितियों में। आप अंतिम बात मैं कहूंगा योगी राज जी कि जब श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, हमारे आसपास की क्या परिस्थितियां, उनको ध्यान रखते हुए आप ये देखिए क्या विपक्ष सकारात्मक और सच में विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। वो कहीं ना कहीं से संचालित होने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ठीक चिंता है। और अभी 2 दिन पहले ही जब अमेरिका में 70 लाख लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो हमारे भारत के लोग कहने लग गए कि साहब, कुछ लोग कि साहब ऐसे प्रदर्शन की आवश्यकता भारत में भी। अब आप बताइए, आप वहां से क्या इसका रिलेशन हो, क्या भारत में ऐसी स्थितियां हैं क्या? एक सुंदर शांतिपूर्ण ऐसा कंट्री जहां का विश्व का हर नागरिक भारत में रहने की इच्छा करता है, और वहां पे आप ये कह रहे हैं कि साहब भारत में ऐसा माहौल है। जी, मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं जी। जिस डोनाल्ड ट्रंप के बारे में राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं, इसलिए वो जो कहते हैं उसका जवाब नहीं देते। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी बहुत बाहर से सुंदर आदमी है, अच्छे आदमी, लेकिन बहुत सख्त है और बहुत टफ नेगोशिएटर है। जब वो इस तरह की बात करते हैं तब राहुल गांधी चुप हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि 50 बार ट्रंप ने कहा है कि मैंने समझौता कराया भारत पाकिस्तान के बीच, मोदी कुछ बोलते नहीं है। मोदी ने ये सब बातें संसद में कही, कनाडा में कही, और तीसरी बार उन्होंने एक इंटरनेशनल फोरम पे की। अब क्या ट्रंप की वजह से हर बार 50 बार सफाई देनी पड़ेगी? इस तरह की जो विचार वृत्ति, उसको क्या कहा जाए? जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि साहब मोदी जी पता नहीं सबसे डरते हैं डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये कह रहे हैं, खुद राहुल गांधी अपने बारे में भी कहते हैं, मुझसे भी डरते हैं। जब चुनाव का रिजल्ट आया था, उन्होंने कहा था मैंने कॉन्फिडेंस हिला दिया नरेंद्र मोदी जी का। बहरहाल ये राहुल गांधी जी की अपनी बातें।
रमेश जी, बहुत छोटी सी आपकी एक प्रतिक्रिया है, चूंकि एक एसआईआर को लेकर बहुत सारी बात कांग्रेस उठा रही है और जैसा कि राघवेंद्र सर ने इस पर चिंता व्यक्त की, निश्चित तौर पर ये नेशनल नहीं इंटरनेशनली मैटर है, क्योंकि आप देखिए सारे के सारे वो इश्यूज जो पश्चिमी देशों में होते हैं, जो जो शक्तिशाली कंट्री में होते हैं, वो हमारे यहाँ हो रहे हैं। तो इस पर एक आपकी छोटा सा रिएक्शन कि क्या वास्तव में ये कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है? बिल्कुल इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी इतनी गहरी है कि इसमें देश की अर्थव्यवस्था को भी लपेट रहा है। आप देखिए कि कोई भी देश के उद्योगपति जो होते हैं ना, वो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। वो उस देश का औद्योगिक ढांचा खड़ा करते हैं, देश की जीडीपी में योगदान देते हैं, देश की सप्लाई चेन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, देश के लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। और अंबानी ने जो देश में संचार क्रांति लेके आया है, 4G के बाद 5G लेके आया, सबसे सस्ता डाटा दे रहा है, इस पर राहुल गांधी का आरोप है कि सबसे सस्ता डाटा का आरोप लगा, वो कहते हैं, लेकिन रोजगार तो देते नहीं है। तो रोजगार भी दे रहे हैं अंबानी और सस्ता डाटा भी दे रहा है, लेकिन इस सस्ते डाटे से जो संचार क्रांति देश में आई है, और जिस संचार क्रांति से देश का जो शिक्षा जगत है वो भी लाभान्वित हुआ है, देश का औद्योगिक जगत भी लाभान्वित हुआ है, देश का बिजनेस भी लाभान्वित हुआ है, ये सब कुछ जो मतलब उद्योगपति है सब लाभान्वित हुए। ये डाटा का घाटा राहुल गांधी को है, उसको लाभ नहीं हो रहा। बस उसको यानी राहुल गांधी को वहां से ये भी संकेत मिलता है कि इनको निपटाइए जी, ठीक, और ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ठीक बात। कमल जी, ये जो पूरी एक प्रोसेस के तहत आप बार बार इस बात का उल्लेख भी करते हैं, जैसे मतदाता सूची में नाम कैसे जोड़े जाएं, कैसे नाम डिलीट उसमें होते हैं, और फिर जो आप जो बार बार ये कह रहे हैं कि यदि डिलीशन हुआ है तो उसका एक वाजिब रीजन भी उसमें हो, और कोई मतदाता कैसे अपना नाम जुड़वाए पाए, इस पर भी आप अपनी। देखिए, 2000 भोपाल मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो 2003 में यहाँ इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, और उसकी पूरी सूची ऑनलाइन पिछले 2 महीने से वेबसाइट पे डली हुई है। आप सूची निकाल लें, वो एनरोलमेंट फॉर्म 3 बार आपके पास बीएलओ को आना है। भाई कभी आप बाहर गए हैं, कभी और कहीं गए हैं, नहीं मिले तो 3 बार वो अवसर आपको देगा, वो एनरोलमेंट फॉर्म देगा। और साथ में बीएलए जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो भी फॉर्म दे सकते हैं। बीएलए उसमें आपको 2003 में जो भी आपका नाम है और वर्तमान के नाम को लिंक करना है, और लिंक कर देंगे तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। अगर आपके माँ बाप का नाम है और आपका नाम नहीं है, आप उसमें लिंक करोगे कि मेरे माँ बाप का नाम है, तो आपका भी आ जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई भी नाम कभी भी नहीं था या उसके परिवार का नाम कहीं नहीं था, उसे वो 11 डॉक्यूमेंट की सूची से कोई डॉक्यूमेंट देना। ठीक बात, मतलब बड़ा इजी प्रोसेस है, और इतना ज्यादा इसको जो बना रखा राई का पहाड़ ऐसा कोई मैटर नहीं है। होम सर्विस प्रोसेस है, मतलब डोर टू डोर सर्विस मिल रही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा राघवेंद्र सर, एक बड़ी 2-3 छोटे से इसमें सवाल हैं। एक तो क्या है कि उमंग सिंगार इसको कह रहे हैं कि साहब ये तो नाम डिलीशन करने का अभियान है, एक बात ये होगी। दूसरी बात इसमें ये आई कि अब जब चुनाव आयोग ने कह ही दिया है कि साहब आपके एजेंट भी इसमें शामिल करो आप, तो ये एजेंट जब शामिल होंगे तो क्या इस बनने के बाद इनके पास ये ऑप्शन रहा जाएगा क्या कि साहब इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, क्योंकि इसमें तो आपके लोग भी शामिल है, बीएलए भी इसमें शामिल कर रहे हैं ना। बिल्कुल, दरअसल बीएलए का जो प्रावधान है वो पहले से ही है, और जब राजनीतिक दल लापरवाही करते हैं तब इस तरह के आरोप लगाते हैं। अब इनके पास वक्त है, अपनी पार्टी के लोगों को भेजें और बीएलओ के साथ वो सूचियों को ठीक कराएं। ये तो हुई एक बहुत सामान्य सी बात जो किसी की भी समझ में आती है। जो बात हम शुरू से कह रहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, देश की हर संवैधानिक संस्था को संदेह के दायरे में लाइए ताकि लोगों का उस पर से विश्वास उठ जाए। चुनाव आयोग चुनाव करवाता है, लेकिन चुनाव आयोग को भी डाउटफुल कर दीजिए आप। ये छोटी मोटी साजिश नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है। ये वोट चोरी शब्द हल्का शब्द नहीं है, ये चुनाव आयोग को गाली एक तरह की, भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। आप देखिए कि मोहब्बत की दुकान के नाम पर लोगों में नफरत पैदा की जा रही है, जातिगत जनगणना की बात हो रही है। आप देखिए कि देश को जोड़ने की बात होती है, लेकिन भाषा के नाम पर, उत्तर भारत के नाम पर, दक्षिण भारत के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश होती है। तो ये सारी जो चीज़ है जो मैंने आपसे कहा, ये एक तरह से इसके केंद्र में अमेरिका है। अमेरिका पाकिस्तान को भी मदद करता है भारत के खिलाफ, बांग्लादेश को मदद करता है और चाइना को भी मदद करता है, और उसके नाते वो भारतीय जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आना चाहती है उनको भी वो मदद करता है कि आप हमारी मदद करें ताकि हम आपको सत्ता में लाएं। ठीक बात है, इसके बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मायने। बस लास्ट कमेंट नागिन जी, समय हो रहा है लेकिन बहुत संक्षिप्त सी आपकी टिप्पणी। बस
मैं यही कहना चाहूंगा योगी राज जी कि मेरे हिसाब से तो ये ना मुद्दा है, जनहित का मुद्दा नहीं है, ना ये राजनीतिक मुद्दा है। ये एक सही और शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है, जिसको प्रक्रिया के हिसाब से आम आदमी को इससे ना कोई परेशानी है, ना किसी ठीक प्रकार बात भय है उसे। बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण भागीदार बात, होने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल आपने ठीक बड़ी बात कही, क्योंकि ये आम आदमी का तो इशू था ही नहीं ना, ये आम आदमी ने उठाया, ये मुद्दा उठाया कांग्रेस ने, और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर मुंह की खानी पड़ी। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो राघवन जी बार बार चिंता जाहिर कर रहे हैं, किसी भी कैसा भी आप विरोध कर लें, लेकिन हमारा लोकतंत्र बचा रहना चाहिए, लोकतंत्र पे हमला, देश पर हमला माना जाना चाहिए। और संवैधानिक संस्था, चूंकि ठीक है आज बीजेपी सत्ता में, वही चुनाव आए, आपके समय काम कर रहा था वही चुनाव आए, वो आज काम कर रहा है, तो हमको इन संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा रखना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि इस पूरी SIR के बाद एक बेहतरीन, निष्पक्ष और बिल्कुल ऐसी सूची सामने आएगी जिसमें कोई शंका या सवाल नहीं रह जाएंगे। तो बाखबर में फिलहाल इतना ही। आप तीनों चारों जो हमारे साथ जुड़े, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND24। नमस्कार।